वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टैचूमेट्री। स्टैचूमेट्री किसको कहते हैं, ये किन अल्फाज से बना है, इसका मतलब क्या है, और इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें कवर करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इस स्टैचूमेट्री को हम देखें तो ये स्टैचूमेट्री का जो वर्ड्स है ये हमारे पास दो अल्फाज से बना है, दो अल्फाज से मिलकर बना है, स्टैचूमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से बना है। स्टैचन या स्टैचू मींस एलिमेंट, जबकि मेट्री या मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। मतलब स्टैचूमेट्री का मतलब ये हुआ कि जब हम एलिमेंट की मेजरमेंट करते हैं। एलिमेंट की मेजरमेंट किस तरह करते हैं, अब हमारे पास कोई एटम्स या हम ये भी कह दें कोई मॉलिक्यूल जब हमारे पास आकर आपस में रिएक्शन करते हैं जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट के दरमियान में रिएक्शन होके और प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट का मास कितना था, जब उनके दरमियान रिएक्शन हो रहा था तो एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट जब वो आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन कर रहे थे तो उनका मास कितना था, जबकि उसी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो उस प्रोडक्ट का मास कितना है। इसको कहते हैं मेजरमेंट, एलिमेंट की मेजरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैचूमेट्री कहते हैं। ठीक है, या इसके अलावा ये स्टैचूमेट्री जो हमारे पास है ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, क्वांटिटी को नापते हैं कि दो चीजों के दरमियान, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी थी, जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, इनको, इस मेजरमेंट को हम स्टैचूमेट्री कहते हैं। यह बुक के मुताबिक जो इसके डिफिनीशन बनता है। अच्छा, अब देखें ना, जो बुक में हमारे पास जो डिफिनीशन गिवन है उस डिफिनीशन की तरफ अगर हम नजर लगा ले तो ये क्या बनता है, स्टैचूमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between relative amount of a substance involved in a chemical reaction is called stoichiometry। वही जो बात हमने यहाँ पे कह दी कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। यही बुक में डिफिनेशन में भी यही चीज है कि हम रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करना। ठीक है, हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस हमारे पास गिवन है उन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि रिएक्टेंट कितना था, प्रोडक्ट कितना था। कहते हैं कि इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, जो केमिकल रिएक्शन करती हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, उनसे न्यू प्रोडक्ट बनता है उनसे। तो उनके दरमियान अब ओल्ड जो सब्सटेंस था और जो न्यू सब्सटेंस बना, ओल्ड की कॉम्बिनेशन से इनके दरमियान हम कंपेयर रिलेटिव मास को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, रिलेटिव अमाउंट को देखते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैचूमेट्री कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनेशन हमें वाज़ेह करता है कि स्टैचूमेट्री वो स्टडी है जो रिलेशनशिप दिखाता है, जो ताल्लुक बताता है किन चीजों के दरमियान, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दरमियान, दो सब्सटेंसेस के दरमियान। रिलेटिव का मतलब है कंपेयर करते हैं, दो सब्सटेंस के दरमियान कंपेयर करके दिखाता है क्या चीज, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उस केमिकल रिएक्शन में जो मासेस बनी है उस मास के दरमियान कंपेयर करके हमें देता है, और इसी को हम कहते हैं स्टैचूमेट्री। अच्छा, हम देखते हैं अब केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन is a process in which chemical changes occur in nature and composition of a substance and form a new product। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या बन रहा है कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है, वो तरीका होता है इन विच केमिकल चेंजेस अकर, जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन वो तरीका होता है जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल चेंजेस आ रही होती है। किस चीज में, नेचर में
एलिमेंट के नेचर के अंदर जो चेंजेस आ रही है, एलिमेंट का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन बनावट में चेंज आ रहा है, तो इस नेचर और इस बनावट में चेंज आने को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जो भी एटम हो, जो भी एलिमेंट है, जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उनके केमिकल कंपोजिशन में या उनके नेचर में जिस किस्म का कोई चेंज आएगा तो उस चेंज को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास है हाइड्रोजन H2 प्लस O2। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास है गैसियस स्टेट में, इसका नेचर है गैस, ये भी हमारे पास गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे इस एग्जांपल से हमें स्टोइचियोमेट्री का एग्जांपल भी मिल जाएगा और इस एग्जांपल से हम स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन को भी क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए, हाइड्रोजन एक गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन एक गैसियस स्टेट में है। अब देखिए, ये भी गैस, ये भी गैस, अब ये हमारे पास क्या हुए, ये दोनों हमारे पास कहलाते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, ये हुई रिएक्टेंट, जो यहां पे हमने कहा था कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये हुई रिएक्टेंट। ठीक है, अब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड फॉर्म बनाएगा, क्या चीज बनाता है, ये हमारे साथ बनाता है H2O। लेकिन ये केमिकल बैलेंस नहीं है। केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें तो केमिकल बैलेंस ये नहीं है, इसको केमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन के जरिए हम स्टोइचियोमेट्री को कर सकते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन हम ना यहां पे मद्देनजर ना रखे तो फिर हम स्टोइचियोमेट्री को नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं हो सकती हमारे पास, किसी भी क्वांटिटेटिव एलिमेंट के दरमियान हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए, यहां पे अगर देखें तो हाइड्रोजन 2 है, यहां पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, मतलब कि मॉलिक्यूल पे फॉर्म में है। हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, और ये एक मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया है। अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा। तो अब अगर हमें इस फॉर्मूले को देखें तो यहां पे हाइड्रोजन 2 मौजूद है, जबकि यही 2 हाइड्रोजन हुई ना, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 1 है और यहां पे तो 2 ऑक्सीजन थे, एक ये हुआ, तो ये दूसरा ऑक्सीजन कहां पे चला गया। तो अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका इसी तरीके ये है कि अगर वाटर के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 होगा तो 1 ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो गए। तो हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, वाटर बनने में हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। यहां पे मैं 2 ऐड कर देता हूं। तो अब देखिए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या बनाता है, अब देखिए यहां पे ये 2 आ जाएगा। अगर अभी आप रिएक्शन में देखें तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और इसको देखो, पहले हमने जब रिएक्शन किया था तो वो बैलेंस नहीं था, लेकिन अब जब हमने रिएक्शन किया तो ये हमारे पास बैलेंस आया। तो इसी को कहते हैं स्टोइचियोमेट्री, मेजरमेंट, क्वालिटेटिव मेजरमेंट हमने कर दी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये जो बना, ये H2O जो बना, ये क्या है, वाटर ही कहलाता है ना। तो वाटर किस फॉर्म में होता है, अगर वाटर को हम देखें तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब देखिए, नेचर में चेंज आया। नेचर में किस तरह, हाइड्रोजन इन अ गैसियस स्टेट था, ऑक्सीजन इन अ गैसियस स्टेट था, वाटर वेपर्स। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या हुए, हमारे पास यही कन्वर्ट होके क्या बनाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके वाटर हमारे पास बनाया इसने।
सो दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। इसी को हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि रिएक्टेंट का मास हम मेजर करके और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसके मास को मेजर करके, इसी को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। अच्छा, नेचर में भी चेंज आया, नेचर के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ, कंपोजिशन में भी चेंज आया। हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या था, फॉर एग्जांपल ये था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इसने बॉन्ड बनाया था दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दरमियान में न्यूक्लियस है इसका, ये क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में थे हाइड्रोजन, इसका कंपोजिशन ये था। ऑक्सीजन का अगर हम कंपोजिशन को देखते तो सेम उसी तरह ऑक्सीजन का कंपोजिशन भी था। पहले शेल में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। इसी के साथ यहां पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने, तो देखिए शुरू में यहां पे इसका कंपोजिशन मॉलिक्यूल के फॉर्म में था, 2 हाइड्रोजन आपस में मॉलिक्यूल बना रहे थे। यहां पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में ही मॉलिक्यूल बना रहे थे। लेकिन फिर कंपोजिशन में जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब इसी प्रोडक्ट का अगर हम स्ट्रक्चर कंपोजिशन को देखें तो ये चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले शेल में हमारे पास 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 6, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हुआ है, जबकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हुआ है। तो अब देखिए पहले इनका कंपोजिशन क्या था, बाद में क्या कंपोजिशन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन का असल मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास केमिकल चेंजेस आ जाती हैं किसी एलिमेंट की या मॉलिक्यूल की नेचर में और उसके कंपोजिशन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, या हम केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन किस चीज का, स्टोइचियोमेट्री का, कि स्टोइचियोमेट्री हम बोलते किस चीज को है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक में, और वो हमारे पास है कि व्हाट इज मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। मोल हम किस चीज को बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर हम किस चीज को बोलते हैं। अब हम मोल एंड एवोगाड्रो नंबर को देखते हैं, लेकिन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर से पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास को देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को पहले देखेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, डेफिनेशन के मुताबिक रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एज द मास ऑफ एन वन एटम, कि एक एटम का मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब एलिमेंट किस चीज को कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम, कहते हैं कि सेम एटम के जो कॉम्बिनेशन में एटम होते हैं उस एटम का हम एटॉमिक मास लेते हैं, वजन लेते हैं, और उसको हम कंपेयर करते हैं, किस चीज के साथ कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 के 12 यूनिट के साथ हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मजीद आसान कर देता हूं, अगर हम इस कार्बन 12 को देखें तो कार्बन नंबर 12 ये कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12। अगर हम कार्बन 12 को देखें तो कार्बन 12 में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर क्या बनता है, 12 बनता है, ठीक है। और हमने ये भी केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एक एटम की मास के लिए। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए, तो अगर हम इस कार्बन 12 के टुकड़े बनाएं, हिस्से बनाएं, तो तकरीबन 12 हिस्से बनते हैं, जिसको हिस्से को हम यूनिट बोलते हैं, तो कार्बन 12 के 12 यूनिट बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ड्रा कर देता हूं कि हमने कार्बन 12 को उठा लिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप लोग इस तरह मान लें कि ये हमारे पास 12 हिस्से हैं कार्बन 12 आइसोटोप की, ठीक है। अब हम किसी भी एटम को उठा लें और उस एटम का मास
उसको हम कंपेयर कर दें, रिलेट कर दें किस चीज के साथ, इसी कार्बन 12 के 12 हिस्सों के साथ जब हम उसको रिलेट करेंगे तो इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। रिलेट करने का मतलब ये है, आप लोगों ने ये 9th की बुक में देखा होगा कि वहां पे एक तराजू सा बना हुआ है और उस तराजू में वो लोग क्या करते हैं कि उस तराजू जो बुक में बना है तो उसमें एक साइड पे कार्बन को रखा हुआ है, दूसरे साइड पे कार्बन के 12 हिस्सों को रखा हुआ है और तराजू को बराबर किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि कार्बन 12 देखिए ना, ये मेरे पास ये मार्कर जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको वो करता हूं कि ये डस्टर जो है ये एक कार्बन है, कार्बन नंबर 12 है। तो अब इस कार्बन 12 के 12 हिस्से हैं, ठीक है, तो मतलब कि एक कार्बन 12 अपने 12 हिस्सों के बराबर होते हैं। ये कार्बन 12 के 12 हिस्से हैं और ये कार्बन 12 है, तो ये बराबर है। अगर इसकी जगह कार्बन 12 के 12 हिस्से हैं, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 के 12 हिस्से ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कार्बन 12 की ये रेड मार्कर हाइड्रोजन है। अब मैंने इसको कंपेयर करना है किस चीज के साथ, कार्बन 12 के एक हिस्से को उठाना है और उसके साथ उसके मास के साथ कंपेयर करना है। जब मैंने एक हिस्सा कार्बन 12 का उठाया तो वो एक हाइड्रोजन के बराबर हुआ, तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब इसके अलावा मैंने हीलियम उठा दिया तो उसका हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो अब उसी कार्बन नंबर 12 के साथ रिलेट करेंगे हम, उसी के कितने हिस्सों के बराबर बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास हीलियम बनता है वो बनता है तकरीबन 4 यूनिट के बराबर, ऑक्सीजन बनता है 16 यूनिट के बराबर, ठीक है। इसी तरह सोडियम बनता है 23 यूनिट्स के बराबर। किस चीज की यूनिट के बराबर, कार्बन नंबर 12 की यूनिट के बराबर। और इसी वजह से हम इसी को कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब हमने इनको ये मासेस को, एटम के मासेस को रिलेट किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है कार्बन 12 की यूनिट के साथ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो मास बनता है वो बनता है तकरीबन हमारे पास 1.008, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हम इसको 1 ही लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके वो 1 लेकर जाता है इसका मास। मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 12 का जब हम एक हिस्सा उठा लेते हैं तो वो एक हिस्सा बराबर हो जाता है, कंपेयर कर देते हैं तो वो बराबर हो जाता है एक हाइड्रोजन के। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो हमारे पास 1 कहलाता है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। एटम का जो मास है वो कार्बन 12 की यूनिट के साथ जब हमने कंपेयर किया है तो उसको हमने 1 कहला दिया हाइड्रोजन का। इसी के अलावा ऑक्सीजन का अगर हम लेते हैं, अगर ऑक्सीजन का हम लेते हैं तो ये बनता है 15.99, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके फिर हम क्या लिखते हैं, राउंड ऑफ करके इसको हम 16 लेते हैं। मतलब कि कार्बन 12 के एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा, छठा, इस तरह जब हमने 16 यूनिट को उठाया और उसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर दिया तो एक ऑक्सीजन का मास कार्बन 12 के 16 यूनिट के बराबर था। सो दैट्स व्हाई हमने इसको कह दिया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये 16 AMU के बराबर है, एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। इसके अलावा अगर हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम हमारे पास बनता है, सोडियम बनता है 22.99, राउंड ऑफ करके हम इसको 23 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सोडियम का एटम, एक सोडियम का एटम कार्बन 12 के 23 यूनिट्स के बराबर है, 23 हिस्सों के बराबर है। तो इसको हम कहते हैं कि 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ। अब आगे हम जाते हैं कि मोल किस चीज को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मोल की डेफिनेशन को देखते हैं कि मोल क्या होता है। तो यहां पे मैंने लिखा है कि मोल कैन बी डिफाइंड, मोल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एज द एटॉमिक मास
एज द एटॉमिक मास, molecular mass, formula mass, ionic mass of a substance expressed in gram is called mole। जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को या किसी फार्मूला मास को या किसी आयनिक मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब है कन्वर्ट करते हैं किस चीज के अंदर, ग्राम के अंदर, तो उसको हम मोल कहते हैं। मोल हमारे पास एक ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अच्छा, अब देखिए ना, दुनिया में जब भी हम कोई काम करता है, बाजार से कहीं से भी सौदा वगैरह लेते हैं, तो हमने हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, एक स्केल रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं बाजार से बनाना खरीदते हैं, तो हमने उसके लिए डजन रखा हुआ है। आप जाते हैं एप्पल खरीदते हैं, तो इसके लिए हमने किलोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, आप जाते हैं क्लोथ्स, कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो उसके लिए हमने मीटर रखा हुआ है। आप जाते हैं शूज खरीदते हैं, तो उसके लिए हमने पेयर रखा हुआ है। मतलब हर एक चीज के लिए अपना एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो एक एटम को अगर हम लेते हैं, तो एटम को हम विद द नेक्ड आई देख नहीं सकते, तो कैसे एक एटम को हम क्या कर सकते थे, पिक कर सकते थे, हम उसको मेजर कर सकते थे। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द वन एटम। तो फिर हमने क्या किया, हमने एटम को नापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया, और उस स्टैंडर्ड को हमने नाम दिया मोल का। तो इस वजह से कहते हैं कि एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला का फार्मूला मास या आयनिक कंपाउंड जितनी भी है, तो जितनी भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड आते हैं, ये सारे के सारे जब इनको हम कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, तो इसको हम कहेंगे मोल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगी इसीलिए। अब देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे कि हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है ये एक एटम है, ठीक है, एक ही एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एएमयू यहां पे हमने गिवन भी किया है, राउंड ऑफ में 1 बनता है। तो इसका जो मास है हाइड्रोजन का, ये है 1। एटॉमिक मास क्या है, 1 है इसका। इसके साथ मैं नीचे लिखता हूं मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। अगर इस H2O का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल दें, तो वो हमारे पास बनता है 18। ठीक है, फॉर्मूला हम लेते हैं NaCl। ठीक है, अगर NaCl का हम मास लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 58.5। ठीक है, अब ये मासेस है 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट है। ये फार्मूला, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बनता है, ये हमारे पास फार्मूला मास बनता है। तो अब इसी को मैं क्या करता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं ग्राम के अंदर। इसका वजन, ये हाइड्रोजन का जो मास है ये 1 है, तो मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट के साथ लिख लेता हूं कि 1 ग्राम। सो दिस इज कॉल्ड, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ग्राम के अंदर। अब इसका जो मास बनता है, H2O का जो मास बनता है, वो बनता है 18। लेकिन इसी 18 के साथ मैं जब G लगा देता हूं, ग्राम लगा देता हूं, तो ये बन जाता है, ये एक्सप्रेस हो जाते हैं इनटू ग्राम के अंदर। ये अब देखिए, ये 58 इसका मास बन रहा है। किस चीज का मास, NaCl का जो मास बनता है ये 58 बनता है। अब इसी मास के साथ मैं लिख लेता हूं G, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ग्राम बन जाता है। तो क्या लिखते हैं कि जब भी हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम के अंदर, और वो ग्राम हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। अब देखिए, ये भी एक हाइड्रोजन है, एक एटम है। हाइड्रोजन ये एक ही एटम है। अगर H2O को हम देखें, तो H2O एक ही मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है, लेकिन एक मॉलिक्यूल बना है।
अगर NaCl को हम देखें तो NaCl हमारे पास फार्मूला बना है, लेकिन एक फार्मूला मास है, ये ज्यादा नहीं है। तो अभी एक एटॉमिक मास या एक मॉलिक्यूलर मास या एक फार्मूला मास, जब इसको ये एक हो हमारे पास, तो उसका जो ग्राम होगा वो हमारे पास बराबर होगा, इक्वल होगा। किस चीज के साथ इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए एक मॉलिक्यूल है, हालांकि इसका ग्राम इससे ज्यादा है, हाइड्रोजन का ग्राम 1 था, इसका ग्राम 18 ग्राम है, ये बनता है, लेकिन मॉलिक्यूल एक है, तो ये हमारे पास बराबर होगा 1 मोल के। इसी तरह NaCl 58 ग्राम बनता है, इसका मास सबसे ज्यादा है, लेकिन फार्मूला मास है ये, और इस फार्मूले का जो मास, मतलब ये फार्मूला जो है ये एक ही फार्मूला है, तो तब ये हमारे पास क्या बनता है? 1 मोल बनता है। अब अगर मैं इसको ज्यादा करता हूं तो मोल में फर्क आ सकता है। अगर मैं लिख दूं कि 2 हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे 2 मोल आएगा, यहां पे जो ग्राम होगा ये 2 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि 2 एटम आ गए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये 18 ग्राम जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 36 ग्राम बन जाएगा। तो यहां पे मोल कितने हो जाएंगे? वो भी 2 हो जाएंगे। ये एक फार्मूला मास था, अगर मैं फार्मूला मास को डबल करता हूं तो मोल भी यहां पे डबल होगा। अब 1 मोल है तो तब फिर 2 मोल हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, जब इनको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, तो ये ग्राम हमारे पास बराबर होता है 1 मोल के, और इसी को कहते हैं मोल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर किस चीज को कहते हैं, ये क्या होता है? अच्छा, तो अब देखते हैं कि एवोगाड्रो किस चीज को कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा है एवोगाड्रोस नंबर, मतलब ये एवोगाड्रो जो है ये एक नंबर होता है। ठीक है, और इसी नंबर को फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और वो साइंटिस्ट था इटालियन, इटली का साइंटिस्ट था वो। ये हमारे पास क्या है? इटालियन साइंटिस्ट है। अच्छा, तो ये इस इटालियन साइंटिस्ट का नाम है एमिडो एवोगाड्रो। इसने फर्स्ट टाइम हमारे पास एक नंबर को क्या किया था? डिस्कवर कर दिया था, या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया था। ठीक है, और उसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नंबर को इसने क्या नाम दिया था? एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर है क्या, इसका डिफिनीशन क्या है? पहले हम डिफिनीशन को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो डिफिनीशन क्या बन रहा है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। मतलब कि हमारे पास सब्सटेंस का वो अमाउंट जो हमारे पास कंटेन कर दे कितने पार्टिकल? नंबर ऑफ पार्टिकल, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जब वो कंटेन करे उसमें पाए जाए नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो उसको हम कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। मतलब कि कोई एटम, अगर वो एटम है, अगर वो मॉलिक्यूल है, अगर वो आयन है, अगर वो फार्मूला है, लेकिन उसके अंदर अगर 6.023 नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, यहां पे देखिए मैंने लिखा है हाइड्रोजन। ठीक है, अभी इसी हाइड्रोजन को देखिए हमने कंपेयर किया था, मतलब एक्सप्रेस किया था 1 ग्राम बना था, फिर हमने ये कहा था कि ये 1 मोल है। अब एवोगाड्रो ने ये कहा है कि हमारे पास जब भी कोई सब्सटेंस 1 मोल के बराबर होगा, तो उसी 1 मोल सब्सटेंस में पाई जाएंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो। जब वो 1 मोल के बराबर होगा, तो उसी 1 मोल में तकरीबन 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल पाई जाएंगे। हाइड्रोजन है, तो इसमें भी जब ये 1 मोल के बराबर है, तो ये भी हमारे पास इसमें भी 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे। अगर ये H2O है,
H2O क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। कितने मोल के? 1 मोल के बराबर है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये 1 मोल के बराबर है, तो ये भी कंटेन करेगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल को क्या करेगा? कंटेन करेगा। इसके अलावा ये देखिए, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कितने फार्मूला मास है? एक ही फार्मूला मास है ना, तो अब इसी फार्मूला मास इसको अगर हम देखें तो ये भी 1 मोल के बराबर है, और ये भी जब 1 मोल के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी 1 मोल के अंदर भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो प्रेजेंट होंगे 6.023 मल्टीप्लाई बाई 23 पार्टिकल। तो एवोगाड्रो ने यह कहा था कि जब भी कोई सब्सटेंस हो, अगर उस सब्सटेंस का ग्राम हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा, एटम है, एटॉम में जो एटम है वो 1 मोल के बराबर हो, मॉलिक्यूल है 1 मोल के बराबर, फार्मूला है 1 मोल के बराबर, अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल के बराबर होगा तो 1 मोल वाले सब्सटेंस में पाए जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, और वो कितने होंगे? वो 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होंगे। और इसी नंबर्स को, जो ये 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 वाला जो नंबर है, इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N कैपिटल A से। एवोगाड्रो नंबर, N represented by number and A represented Avogadro. So Avogadro number is represented by Na. So ये आज का था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मास मोल कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्टरी क्लास था फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 1 स्टैच्यूमेट्री का, और उम्मीद रखता हूं आप लोगों को अच्छी तरह इस टॉपिक का समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।